Hello children. Today I am going to start lesson number 2, the establishment of company powers of class 8 subject history. तो चिल्ड्रन हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, तो पावरफुल मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था, साथ ही बहुत सारी कंपनी के बारे में पढ़ा था, यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ा था जो कि भारत आकर के व्यापार शुरू की, जैसे पुर्तगाली सब जो भारत आए व्यापार के सिलसिले में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डच के बारे में, फ्रेंच के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पूर्व में जो आती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कैसे उन्होंने अपना यहाँ पे व्यापारिक सिलसिला शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, granting in the sole right to trade with the ईस्ट। तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासन, मतलब वहाँ के जो महारानी थी एलिजाबेथ के शासन से एक घोषणा पत्र प्राप्त किया, जिसने पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करता था। यानी ऐसा घोषणा पत्र वहाँ की जो महारानी थी उससे प्राप्त किया, जो कि पूर्व के साथ अपना व्यापार करने की उसे अनुमति प्रदान करता था। वो भी एकमात्र अधिकार उसे ही प्रदान करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंप्लीट विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका साथ पूरा नहीं कर सकता था, यानी उसके साथ खड़ा नहीं था। विथ दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। तो यानी यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस घोषणा के साथ कंपनी महासागरों में व्यापार कर सकती थी। वह कंपनी महासागरों में व्यापार कर सकती थी, नई भूमि की तलाश कर रही थी, जहाँ से वह सस्ते दाम पर सामान खरीद सके और उन्हें उच्च कीमत पर बेचने के लिए वापस यूरोप ले जा सकती थी, है ना। तो द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो इस कंपनी को, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को अन्य अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से यानी प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था, है ना। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय excluding competition so that they could buy cheap and sell higher। तो उन दिनों में व्यापारिक कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा को छोड़कर मुख्य रूप से लाभ कमाया, ताकि वे सस्ते मूल्य पे वो खरीद सके और उच्च मूल्य पर यानी उच्च मूल्य पर बेच सके, सस्ते में खरीद के महंगे में उसे बेच सके। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets। शाही घोषणा पत्र हालांकि अन्य यूरोपीय शक्तियों को पूर्वी बाजार में प्रवेश करने से रोक नहीं सकता। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the
Portuguese had already established their base in Goa. तो जब तक पहली अंग्रेजी जहाज़ अच्छी उम्मीद की किरण के साथ अफ्रीका के पश्चिम तट से नीचे उतरा और हिंद महासागर को पार कर गया, तब तक पुर्तगाली गोवा में अपना आधार स्थापित कर चुके थे, है ना। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. तो वास्तव में वास्को डा गामा, जो कि एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे, जिन्होंने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, यानी भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी भारतीय महासागर में व्यापार की संभावनाओं की खोज करते थे। Soon the French trading arrived on the scene. जल्द ही फ्रांसीसी व्यापारी भी दृष्टिगोचर हुए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। समस्या यह थी कि सभी कंपनियां समान चीज़ें खरीदने में रुचि रखती थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। तो भारत में उत्पादित कपास और रेशम के उत्तम गुणों का यूरोप में एक बड़ा बाजार था, यानी अच्छे क्वालिटीज़ वाले कॉटन और सिल्क, भारतीय कॉटन और सिल्क की बहुत अधिक मांग थी यूरोप के बाज़ारों में, है ना। पीपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। साथ ही काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। तो कंपटीशन amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. तो यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने अनिवार्य रूप से उन कीमतों को धक्का दिया जिस पर इन सामानों को खरीदा जा सकता था, और इसने मुनाफा कम किया जो कमाया जा सकता था। तो कंपटीशन हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे के सामने आ गई। तो इससे क्या हुआ कि कीमतों में कमी आई और मुनाफा जो पहले कमाया जा सकता था वो कम हो गया। ओके, the only way the trading companies could flourish was eliminating rival competitor. The urge to secure markets therefore lead to fierce battle between the trading companies. तो केवल व्यापारिक कंपनियां प्रतिद्वंदियों को समाप्त करके पनप सकती थी। तो बाजारों को सुरक्षित करने का आग्रह किया गया, इसलिए व्यापारिक कंपनियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यानी जो भी व्यापारिक कंपनी थे वो आमने सामने आए, उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और उनके बीच एक युद्ध हुआ। For the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ship, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के माध्यम से वे नियमित रूप से एक दूसरे के जहाज़ों को अवरुद्ध मार्गों और प्रतिद्वंदी जहाज़ों को माल की आपूर्ति से आगे बढ़ने से रोकते थे। ट्रेड वाज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो हथियारों के साथ व्यापार किया जाता था और व्यापारिक पदों को किलेबंदी के माध्यम से संरक्षित किया जाता था। दिस एफर्ट to fortify settlements and carry on
Profitable trade also lead to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. तो लाभकारी व्यापार को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के इस प्रयास के कारण स्थानीय शासकों के साथ तीव्र संघर्ष हुआ और कंपनी को राजनीति से अलग व्यापार करना मुश्किल हो गया, है ना। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। तो आइए हम देखें कि यह कैसे हुआ। तो यह कैसे हुआ इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।